अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हुसैन लियाकत। और आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से बात होगी। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कल खेला जाएगा और कल 7 जून है, जो कि 2:30 बजे आई थिंक पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इंडिया बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया खेला जाएगा। दूसरी दफ़ा है जब इंडिया की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच रही है। पिछला फाइनल उन्होंने खेला था न्यूजीलैंड से, वो हार गए थे। इस दफ़ा आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा परफॉर्म करेंगे। लेकिन हमारे लिए खबर नहीं है, हमारे लिए खबर ये है कि पाकिस्तान की टीम जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज़ हुआ है, पाकिस्तान की टीम इसमें क्यों नहीं पहुंच रही, क्यों पाकिस्तान टेस्ट को थोड़ा सा लाइट ले रहा है। इस तमाम तरह इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अहमद नजीब सत्ती साहब, और स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे वेरी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। सत्ती साहब, थोड़ा सा स्टार्ट में आपसे कर लेता हूँ, ये बताइएगा कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब से स्टार्ट हुई है तो पाकिस्तान की टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं रही, इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है हसनैन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने आज छेड़ा है। बात यह है कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सेकंड साइकिल था, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन चांस था कि पाकिस्तान इसका फाइनल खेलता है, क्योंकि ज़्यादातर जो टफ टीम्स थी उनके साथ हमारी होम सीरीज़ थी। लेकिन सॉरी टू से जो रमीज़ राजा इनको उस वक्त उन्होंने एक इस तरह की मतलब तैयारी की अपनी होम सीरीज़ में कि उसमें जग हसाई का बायस भी बने। टीमें हमें ही हमारे घर में आकर जो है वो हरा कर गई। ये एक नहीं, आप देखिए कि राजा साहब हर से कुछ बुरे होते हैं, लेकिन राजा साहब से आप आज भी देख लें, ठीक है, कोई हर बंदा हर किसी को खुश नहीं कर सकता, लेकिन आज भी आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंडिविजुअल लोगों से पूछ लें, अगर वो सबसे नाखुश रहे होंगे पिछले जो भी चेयरमैन आए पिछले 5-6 बरसों में, ज़्यादा चले पीछे नहीं जाते, तो वे सबसे सफ़े अव्वल पर रवीज़ राजा साहब का नाम लेंगे। हम एज एन पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे के तौर पर उन्होंने बड़े अजीब व गरीब किस्म के फैसले किए। एक डिक्टेटरशिप वाला उनका एक अंदाज था रूल करने का। आप ये देखिए कि बड़े बावसूख ज़राए से चीज़ें कन्फर्म हुई थी कि पिच प्रिपरेशन में भी पीसीबी के चेयरमैन अपनी मनमानी कर रहे थे, बाकी बहुत सारी और चीज़ों में अपनी मनमानी कर रहे थे। पिच प्रिपरेशन देखिए, पीसीबी चलाना ये एक मैनेजेरियल काम होता है कि एक ऐसा बंदा जो इदारे को चला सके। जरूरी नहीं है कि एक साबिक क्रिकेटर जो है वो एक अच्छा इदारा चलाने वाला भी हो, और ये चीज़ वाज़े होगी रमीज़ राजा साहब के टेन्योर में। आप ये देखिए कि वसीम खान साहब, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का एक नक्शा दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे थे, उनको आते साथ की उनके ऊपर फिजा तंग की और उनको जाना पड़ा। मिसबाह उल हक, टेस्ट क्रिकेट में कम से कम हम उनकी कोचिंग में अपनी होम सीरीज नहीं हार रहे थे। हमने साउथ अफ्रीका को बड़े ब्रिलियंट, उनकी अच्छी खासी टीम थी, उनको बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हराया अपने घर में। बाकी श्रीलंका और बांग्लादेश को भी हमने अपने घर में हराया। लेकिन बात यह कि आके साथ ही उन्होंने हालात इस तरह के पैदा किए कि मिसबाह उल हक को भी साइड लाइन करना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, पिच प्रिपरेशन के बारे से रमीज़ राजा साहब ने अपनी इंटरफेरेंस की। पिच प्रिपरेशन वर्स्ट पिचेस हमने देखी उस टाइम पर जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का टूर किया। बहुत तारीख साज दौरा था, पाकिस्तान एक तारीख रकम कर सकता था, लेकिन वहां पर हमें बुरी शिकस्त हुई। उसके साथ आप देखिए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हुई, उसमें उसी तरह की फिर एक हमें पिचेस देखने को मिली। ओवरऑल जो डिसीजन मेकिंग उनकी थी, फिर अपनी हरदर्मी के ऊपर पाकिस्तान जूनियर लीग पे इतना बड़ा पैसा, अगर ये ऐसा होता तो दुनिया ने क्यों नहीं, दुनिया में बड़े बड़े दिमाग उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, और ये सारी जो बात करने का हसनैन मकसद ये है कि हमने एक सुनहरी मौका, इसमें सिर्फ में एक बंदा नहीं लेकिन उसमें रमीज़ राजा साहब का एक मेजर किरदार है, और बहुत बड़ा मौका हमने खो दिया। इस दूसरी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इसका साइकिल की, इसका हम फाइनल में अगर अच्छी प्लानिंग होती, अच्छी क्रिकेट खेलते, तो हम इसमें इसका फाइनल जरूर खेलते। ठीक हो गया शाहिद साहब। वंस अगेन शाहिद हाशमी साहब, आपको वेलकम करते हैं और आपकी तरफ आते हैं। आपको क्या वजूहत लगती हैं, क्योंकि हमारे लिए खबर ये नहीं है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का स्टार्ट होगा। हमारे लिए खबर ये है कि पिछले 4 साल से हम टेस्ट क्रिकेट में तनज़ली की तरफ जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ बेहतरी की तरफ जाने के। बिल्कुल सही है, और ने बिल्कुल सही बात की। थोड़ा ये जज्बाती हो गए थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि पाकिस्तान के लिए ये साइकिल बहुत ही यूजफुल था, बहुत ही इजी था। इजी इन द सेंस कि पाकिस्तान ने बड़ी टीमों को अपने यहाँ होस्ट करना था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। शायद भी आपकी आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है थोड़ा सा। आई थिंक कुछ हमें आवाज़ आपकी उस तरह से समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है वापस शायद भाई को जो है वो हम लेंगे। अच्छा सर, ये प्रायोरिटीज़ का मसला है या किसका मसला है अमर भाई, जब तक शायद साहब वापस आते हैं, कि हम टेस्ट क्रिकेट को उतना प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे, क्या वजह है?
जी बिल्कुल, ये आप ये देखिए कि एफटीपी हुआ था, उस वक्त के लोगों से पूछिए, उसमें सारे लोग शामिल हैं, उसमें कोई भी जो टॉप के ऊपर लोग थे जिन्होंने ये डिसीजन मेकिंग करनी थी कि भाई आप क्या कर रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि उससे पहले सही था, हमने होश संभाली तो यही देखा कि हम कम टेस्ट मैचेस खेलने वाली टीम में से एक थे। हमारे देखा देखी इंडिया ने अपना जो स्ट्रेचर में ग्रो हुआ तो उसने अपने टेस्ट मैचेस की तादाद बढ़ा दी एफटीपी में। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, अभी जो रूट ने 11,000 रन करनी है, 2012 में गालबन उसके इंटरनेशनल करियर का आगाज था, यानी वो को 10 से 11 सालों में 11,000 रन कर गया। यूनुस खान को 17 साल इंतजार करना पड़ा 10,000 रन मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि हम टेस्ट क्रिकेट ही कम खेलते हैं। कहने का मकसद यह है कि भाई आप लोगों ने टेस्ट क्रिकेट को सीरियस लिया नहीं। मैं फिर रमीज राजा साहब के ऊपर आऊंगा, उनके दौर के ऊपर कायदे-आज़म ट्रॉफी लास्ट ईयर हो रही थी, हम भी वहां कवर कर रहे थे। 4-5 दिन को यानी कि कोई तवज्जो ही नहीं कि ट्रॉफी हो रही है, स्टेडियम को ताले लगे हुए हैं, एक टीम के 8-8 मैचेस एक वेन्यू पर करा दिए जाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं, जैसे कोई सर से उठा के ना बंदा टूर्नामेंट फेंक रहा होता। मैं आपको आज एक और बात बताता हूं, नए नामों को कायदे-आज़म ट्रॉफी में कहते हैं आप आगे कमेंट्री करें टेस्ट करने के लिए। टेस्ट किसमें करने, जो सबसे मुश्किल फॉर्मेट है, जहां पे आपको सबसे ज्यादा नॉलेज चाहिए, और यानी कि उन्होंने सबसे ज्यादा मजाक, यार किसी पे एक्सपेरिमेंट करना है ना, उसको कायदे-आज़म ट्रॉफी पे एक्सपेरिमेंट कराओ, चाहे वो कमेंट्री का है किसी और चीज का है। 4 दिन तक हम जहां कमेंट्री करते रहे, वॉशरूम में को सफाई वाला नहीं आया। ये उनकी सीरियसनेस थी। बात यह है कि आपने यार आप इंग्लैंड किसी से दूसरों गोरों से सीख ले। इंग्लैंड में देखिए वहां एक फेस्टिविटी का माहौल होता है जब टेस्ट मैच होता है, फैमिलीज एज अ पिकनिक उसको लेती हैं, फैमिलीज आती हैं, आप एक्टिविटी सारा दिन कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही होती है। आप नेशनल T20 तो बड़ी एक्टिविटी कराते हैं, उसके अगर आप 30% भी अरेंजमेंट अपने कायदे-आज़म ट्रॉफी में कर लें, चलो बड़ी, मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूं कि बड़ी डिसेंट तादाद में लोग आएंगे। क्या आए धूप में मैच, और आप ये एक्सपेक्ट कर धूप में लोग आके मैच देखें? हालांकि फिर भी देखते हैं। पिंडी का क्राउड तो ऐसा क्राउड है, हमने श्रीलंका के खिलाफ जब टेस्ट क्रिकेट रिटर्न हुई तो बारिश में क्राउड मैच देखता रहा टेस्ट क्रिकेट का। तो क्राउड तो अपने ही हर सेक्रीफाइस करने को तैयार है, थोड़ी सी बिस्मिल्लाह आप भी करें। अच्छा, ये क्या वजह है कि जिस तरह आपने कमेंट्री की बात की, थोड़ा सा एक जब तक शाहिद साहब भी हमें ज्वाइन करते हैं, ये भी हम कर लेते हैं कि रमीज राजा के दौर में हमने जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान जूनियर लीग देख ली, फिर उसके बाद पेप्सी का एक कंपटीशन हो रहा है जिसमें जिस कमेंटेटर को उन्होंने वहाँ पे सिलेक्ट किया, फाइनलाइज किया, नंबर 1 किया, वो 2.5 मिनट जो है तारिक सईद के साथ नहीं बैठ सका। यार ये आपने बड़ा जबरदस्त सवाल है स्टाइल आपने किया। ये इससे कहते हैं कि जब आप ग्रास रूट क्रिकेट में ना, रमीज राजा बिल्कुल नहीं ग्रास रूट लेवल पे लोगों चीजों के साथ नहीं जुड़े हुए। आप देखें कि क्रिकेट में वो ग्रास रूट पे नहीं जुड़े हुए, क्योंकि ग्रास रूट पे वो जुड़ा होता है वो क्रिकेटर जो नीचे एकेडमीज रन कर रहे होते हैं, क्लब रन कर रहे होते हैं, उनको नीचे की क्रिकेट की रियलिटी पता होती है। बड़े कमरों में बैठ के तो ये चीजें पता नहीं चलती, इनसे दूर रहते। इसी तरह कमेंट्री में भी आप जाए ना, रेडियो पाकिस्तान का इदारा है, जाके देखें कैसी कैसी आवाजें मौजूद हैं वहां पर। बहुत सारे निजी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर तैयार कमेंटेटर बड़ी जबरदस्त आवाजों वाले, नहीं ये तो मैं लेके चलता हूं, आपको दिखाता हूं। ये जी कंपटीशन करा रहे हो, कंपटीशन पे जी फैसला, उसमें भी बड़ी अच्छी आवाजें थी बीच में। फैसला किस पे हो रहा है जी? लोग वोट करेंगे। मुझे एक बात बताएं, लोगों को पता है कमेंट्री के बारे में, या जो कमेंट्री के एक्सपर्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं? यानी आपने जो अच्छी आवाज पिक करनी है, ये कोई पाकिस्तान आइडल हो रहा है जो आप लोगों से वोटिंग करा रहे हैं? ये कोई सियासत, कोई इलेक्शन हो रहा है, कोई नाज़िम बन रहा है? बात यह है कि जो टॉप के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हों कमेंट्री के, वो देखें, वो जांचें कि यार किसमें कितना दम खम है। और आपने उस लड़के को जो सबसे निकम्मा था, एग्जैक्टली, सॉरी टू से, उसका उर्दू का एक्सेंट ठीक नहीं था, उसकी ग्रिप नहीं थी, उसको ब्रॉडकास्टिंग का नहीं पता, और फिर जब आपने किसी को, यानी सबसे निकम्मे को जो टॉप चॉइसेस में थे, उसको आपने नंबर 1 करवाया वोटिंग करवा के, क्योंकि उसका, उसके बाद बात यह है कि आपने पिक कर लिया तो वो रॉ मटेरियल थे। उनको पहले आपने कहीं रेडियो पाकिस्तान से इश्तराक करते, कोई जूनियर लेवल पे उनको कमेंट्री की बेसिक सिखाते, माइक के एथिक्स सिखाते, फिर उनको अंडर 19 टूर्नामेंट में कमेंट्री कराते, नीचे करा के जब फिर आप उनको बिठाते PSL में, तो फिर वो ये ना होता कि वो 2.5 मिनट तक ना बोल सकते, फिर वो बोलते, क्योंकि उनको पता ही नहीं इतने बड़े स्टेज पे। मैं सलूट पेश करता हूं, मैं सलूट ने ये सोचा कि बगैर सोचे समझे PSL के फाइनल में उनको डायरेक्ट बिठा देंगे। सलूट है जी उनको। और हाशिम साहब आगे, हाशिम साहब से बिल्कुल वहीं पे चलते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा कमेंट्री की तरफ निकल गए थे। शायद भी आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही थी, तो टेस्ट क्रिकेट के ऊपर आपसे बात चली थी WTC के हवाले से। सवाल मेरा ये था आपसे, वहीं से वापस करते हैं कि ये क्या वजह है कि हमने इतना प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ टेस्ट क्रिकेट को? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और अहमद जिस तरह बात कर रहे थे कि हमारे लिए बहुत
रिलेटिवली आसान थी ये वाली साइकिल कि हम बड़ी टीमों को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को अपने यहाँ होस्ट कर रहे थे। तो ये सीरीज हमें जीतनी चाहिए थी और इन तीनों टीमों को, ये जितनी भी इंग्लिश स्पीकिंग टीमें हैं, इनको हम स्पिनर्स के जरिए हराते रहे हैं पहले भी। तो यासिर शाह एकदम से हमारा पीछे चले गया, उसकी फिटनेस के ऊपर सवाल उठ गए, उसकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठ गए। वो हमारा मैच विनर था और हमने जो नए प्ले ट्राई किए वो काम नहीं आए। पहले ही टेस्ट मैच में हमने 1787 रन बनवा दिए ऑस्ट्रेलिया के मैच में। इतना बुरी तरह वो ड्रॉ हुआ, इतनी वो मुर्दा पिच थी कि सारे प्लेयरों के हौसले भी मुर्दा हो गए। फिर कराची में हम टेस्ट जीतते जीतते वो ड्रॉ हो गया और फिर लाहौर में हम टेस्ट मैच हार गए। वो सीरीज हमारी जीतने वाली थी। अगर हम वो टेस्ट सीरीज जीतते तो हमारे बड़े चांस हो जाते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए। फिर हमने इंग्लैंड से तीनों टेस्ट हार दिए, वो भी पहले दो टेस्ट हमारे जीतने वाले टेस्ट मैच थे। उसके बाद हमने न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट डर के मारे कि उनके पास बड़े अच्छे स्पिनर हैं। हमने इतनी फ्लैट पिचेस बनाई कि दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ हो गए। उसमें भी वो एक टेस्ट मैच जीत जाते। तो हमारी बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं थी, हमारी बड़ी खौफ ज़्यादा सी हिकमत अमली थी, हम डर के खेल रहे थे। तो इसलिए हम आज टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंचे, जबकि वो हमारे लिए बड़ी आसान तरीन साइकिल थी। शाहिद भाई, आपने जिक्र किया यहाँ पर यासिर शाह का, और कल मैं पढ़ रहा था एक खबर कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, तो यासिर शाह भी ड्रॉप हो गए, फवाद आलम के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। और मुझे कोई इतनी बड़ी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं लग रही थी यासिर शाह में कि एकदम से अचानक से गायब हो गया वो लड़का जिसने 200 फास्टेस्ट विकेटें ली हुई हैं, 240 विकेट्स वो ले चुके हैं, एक की कॉम्पोनेंट होती पाकिस्तान टीम का। यासिर शाह का एकदम से टेस्ट स्टेज से हट जाना बड़ा हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ। वो एक इतना अच्छा स्पिनर था, उसकी फिटनेस के ऊपर पहले भी सवाल उठते थे, लेकिन वो मुस्तकिल खेल कर अपने आप को जस्टिफाई कर देता था। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में भी फिर फर्क आता चला गया और फिर हमारी पिछली सिलेक्शन कमेटी ने बिल्कुल भी उसके ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया। मुझे अच्छी तरह याद है, मुल्तान टेस्ट होने वाला था पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड, और उससे एक हफ्ता या 10 दिन पहले उसी पिच पर यासिर शाह ने 10 आउट किए हुए थे एक मैच में। अगर वो हाफ फिट होकर भी 10 आउट कर रहा है किसी डोमेस्टिक मैच में, तो उसका कहीं ना कहीं तो चांस लेना चाहिए था ना। अगर आप उसके ऊपर कहीं 1-2 मैच का चांस लेते तो यकीनन आपको मैच जितवाता। हमारी टेस्ट की प्लानिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। फिर जिस तरह अहमद ने कहा कि हमने अपनी पिच प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मेडलिंग की, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की, और उस इंटरफेरेंस की वजह से हम कहीं के भी नहीं रहे। ठीक, एमर आपकी तरफ आऊँगा। इंडिया जो है वो दूसरी दफ़ा फाइनल पहुंचा, जैसा मैंने इंट्रो में भी बताया, और क्या वजह है कि इंडिया इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है, उनके टेस्ट बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। अगर एफटीपी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टेस्ट उनके होते हैं या इंग्लैंड के होते हैं। हमारे टेस्ट की तादाद भी बहुत कम होती है, ओडीआई की तादाद भी बहुत कम होती है, और जो T20 हम खेल रहे हैं वो हमारी टीम अफगानिस्तान से भी हार जाती है। देखिए, पहली बात यह है कि जो टेस्ट क्रिकेट के, जब आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 बार आप फाइनल में क्वालिफाई कर जाएं, तो उसकी एक बड़ी सादी सी बात है कि उनका क्रिकेट का सेटअप, क्योंकि किसी भी टीम का कि वो कितनी अच्छे, सबसे मुश्किल फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट होता है, जिसमें जिसकी जीतना एक टेस्ट मैच, उसके लिए आपको हाईएस्ट लेवल का स्किल और प्लानिंग चाहिए होती है, और फिर 2 मरतबा टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना, ये बता देता है कि उनकी क्रिकेट ठीक वर्क कर रही है, यानी सही डायरेक्शन में जा रही है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये देखिए, उनके यहाँ ऐसा नहीं होता कि रातों रात आपका क्रिकेट बोर्ड तब्दील कर दिया जाए। उनके यहाँ ये नहीं होता कि आपके सिस्टम जो है वो पूरा उखाड़ पिछाड़ हो जाए। उनके सिस्टम में एक स्टेबिलिटी है। जो उनके क्रिकेट का सरबराह कोई भी हो, लेकिन उनका एक सिस्टम रन कर रहा है, उसमें ज्यादा तब्दीली नहीं आती है। उनके प्लेयर्स को पता नहीं क्या करना। हमारे यहां देखिए, पिछले 20 से 25 बरस में क्या होता रहा था, 1 साल एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, 2 साल बाद और आ गया, 2 साल बाद और आ गया, उसके 2 साल बाद और आ गया। प्लेयर कंफ्यूज रहता है, मैंने खेलना कैसे है, किस हिसाब से खेलना है, क्या मैंने डिपार्टमेंट से खेलना है, क्या मैंने रीजन से खेलना है। फिर 6 एसोसिएशन का सेटअप आ जाता है। अब फिर जो है वो इसकी खबरें ये चल रही है कि शायद डिपार्टमेंट रीजन मिक्स होकर खेलें, तो प्लेयर किस तरह एडजस्ट करें। उनके यहाँ ये नहीं होता प्लेयर को कि यार कोई रणजी ट्रॉफी खेल रहा है तो उसका कोई सेटअप 1 साल और होगा तो उसका अगले साल और होगा। और सिस्टम में एक स्टेबिलिटी है, एक तो स्टेबिलिटी, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। और मैं आपको एक बात बताता हूं, पिछले साल कायदे ट्रॉफी में मैं कमेंट्री कर रहा था, तो एलसीसी के ग्राउंड में एक मैच था। आप यकीन माने, मैं पहले दिन गया तो वहां पर इतने बड़े बड़े गड्ढे थे ग्राउंड के अंदर, और उस मैच में 8 से 10 फर्स्ट क्लास प्लेयर, टेस्ट प्लेयर मौजूद थे दोनों टीमों को मिला के। तो ये स्टैंडर्ड है हमारा। मैं कहने का मकसद ये है कि हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में ना हमारी स्टेबिलिटी है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, हमें की पोजीशन पर नजर अमूमन नहीं आते हैं। जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं होगी, सियासी जो भर्तियां होती हैं या अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो खत्म नहीं होगी, और मेरिट पर लोग नहीं आएंगे, और फिर प्रॉपर टाइम के लिए, यानी कोई 3 साल का तो उसको 3 साल पूरे भी करने दें ताकि वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करे, तो तब तक हमारी क्रिकेट, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट, ऊपर नहीं आएगी।
शाहिद भाई आपकी तरफ आता हूँ। जितने लंबे अरसे से आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहे हैं, स्पेशली क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मेरा ख्याल है 60-70% तो आप भी कोच हो गए होंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद आप देखें बहुत सारी टीम्स ने अपना अंदाज बदला है। स्पेशली अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो एक नई ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड ने इंट्रोड्यूस करवाई है। हम इस तरफ या इस डगर में कब तक जाएंगे और इसके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए? हमें ज़ाहिर चेंज तो करना पड़ेगा आपको दूसरी टीमों के हिसाब से। जब से T20 क्रिकेट आई है, टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट भी काफी चेंज हो गई, काफी फास्ट हो गई। लेकिन हम अपने होम ग्राउंड पे नहीं जीत पा रहे, तो हम बाहर जाके क्या जीतेंगे? अभी हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है इस साल के एंड में। अभी से आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको बताएगा कि पाकिस्तान 3 टेस्ट मैच हार जाएगा। हम वहाँ कंसेक्यूटिव 14 टेस्ट मैच हार चुके हैं। हमने सोचा ही नहीं कि कोई हम मिशन ऑस्ट्रेलिया बना लें, हम वहां जाके जीतना शुरू कर दें। जिस तरह अहमद कह रहा था कि इंडिया का सिस्टम बहुत अच्छा है, एक सिस्टम कंटिन्यूअस चलता रहता है। उनके जो क्रिकेट बोर्ड के हेड्स होते हैं वो कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्होंने अगले 2-3 साल में क्या प्लानिंग करनी है, और वो जब प्लान करते हैं फिर उसके बाद उन्हें विराट कोहली जैसा जबरदस्त कप्तान, उससे पहले धोनी जैसा जबरदस्त कप्तान, इंडिया बाहर नहीं जीत रहा था, अब उन्होंने बाहर भी जीतना शुरू कर दिया। वो आखिरी 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं, और वो अब साउथ अफ्रीका में भी जीतेंगे। अगर जब भी जाएंगे तो उनका वो साइकिल पूरा हो जाएगा जब वो बाहर जाके नहीं जीतते थे। इसलिए उनके ऊपर बड़ी तनकीद होती थी कि अपने घर के शेर है। लेकिन अब उन्होंने बाहर जाके भी जीतना शुरू कर दिया है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेल लिए। तो हमें अपनी क्रिकेट को बड़े दुरुस्त खतूत पर इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अलमिया ये है कि आज नजम सेठी चेयरमैन है, वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि रीजन और डिपार्टमेंट मिलके खेलेंगे, क्या होगा हमारा स्ट्रक्चर। और पीछे से ये भी बातें आ रही हैं कि आईपीसी मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये मिनिस्ट्री हमारे पीपल्स पार्टी के अंडर में आती है, तो हमारा पीपल्स पार्टी का कोई आदमी पीसीबी का चेयरमैन बनेगा। और वो एक तरह से दबाव भी डाल रहे हैं नजम सेठी के ऊपर। नजम सेठी के ऊपर दबाव भी है, जब भी वो डिनर या लंच करने नवाज शरीफ साहब के पास गए। तो अगर इस तरह होगा तो फिर हमारा सिस्टम कभी भी नहीं पनप सकता। ठीक है अहमद, क्या समझते हैं किस किस्म की रिफॉर्म्स हमें चाहिए टेस्ट क्रिकेट में इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए? सर देखिए, सबसे पहले आपने पैटर्न्स ट्रॉफी बंद कर दी। वो आप यानी पैटर्न्स ट्रॉफी है कोई भी, आप ये देखिए कि अभी पिछले 3-4 साल से क्या था कि आपकी एक ही कायद आज़म ट्रॉफी थी, जिसमें एक टीम जो है अगर वो जो है मैक्सिमम जो फाइनल खेलती थी वो 11 मैचेस खेलता था एक प्लेयर या एक टीम 4 रोज़ा मैच के, और बाकी जो है वो 10-10 मैच खेल रहे थे। यानी अगर अब और पूरा डोमेस्टिक जो सीजन आपका प्रोफाइल जो है वो 3 माह पे मोहित है। आपको भाई अपनी क्रिकेट 12 माह में डोमेस्टिक की जो है वो फैलानी पड़ेगी, और कम से कम जो है वो आपको जिस तरह से भी आप डिवीजन करते हैं आपको डोमेस्टिक के मल्टीपल टूर्नामेंट्स 4 डे के रखने पड़ेंगे। क्योंकि ये जो जिसमें आपका सीजन शुरू होता है ना, जिसमें ज्यादातर वो सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर नवंबर और फिर जनवरी में आपका पाकिस्तान कप होता है अमूमन। बात यह है कि उस वक्त आपके ज्यादातर कहीं ना कहीं आपकी टीम बिजी होती है, खेल रही होती है। इस साल भी ऐसा ही होगा, एशिया कप होगा, वर्ल्ड कप होगा, तो आपके जो नेशनल प्लेयर है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल सकते। आप देखिए शादाब खान, हसनैन, दहानी, ये जब से नेशनल टीम में आए इन्होंने ना उनके बराबर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। इसी वजह से इनका स्किल सेट भी छोटा हो जाता है, क्योंकि क्रिकेट के एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स का ये कहना है कि जब आप लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हैं तो आपके छोटा फॉर्मेट खुद ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपका स्किल बहुत बढ़ जाता है। तो इसी तरह से आपको पैटर्न्स ट्रॉफी लेकर आए, चाहे वो जो मर्जी जिसमें पहले डिपार्टमेंट खेला करते थे, या जो भी आप फैसला करते हैं, या पेंटेकुलर कप पहले होता था, तो आप इस तरह से, ताकि आपका जो 4 डे के जो क्रिकेट है वो लंबी हो, वो बड़ी हो। यानी कि अगर एक उसका फेज मिस कर जाते हैं आपके इंटरनेशनल प्लेयर जो कि टीम के साथ बिजी है, तो वो दूसरे फेज में पार्ट ले लें, ताकि आपका एक प्लेयर कम से कम, एक डोमेस्टिक का प्लेयर भी 20 से 25 जो आपके मैच हैं, 20 तो मिनिमम एक 12 माह के अंदर कम से कम वो लंबी क्रिकेट के खेले। ठीक, शायद आशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद है और अहमद सत्ती भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पूछेंगे कि ये जो डिस्कशन चल रही है टेस्ट क्रिकेट की, इसके ऊपर बेहतरी के लिए क्या प्लेयर्स चेंज होने चाहिए, मैनेजमेंट चेंज होनी चाहिए, या फिर कुछ और रिफॉर्म्स होनी चाहिए? शायद आसमी साहब से पूछेंगे, और उसके अलावा एशिया कप के हवाले से बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और सीधा मैं जाऊंगा कराची शाहिद हाशमी साहब के पास और उनसे पूछूंगा, शाहिद भाई बताइएगा कि ये जो जिस तरह रिफॉर्म्स की बात की है एमन नजीब सत्ती ने, तो आप क्या समझते हैं कि क्या मैनेजमेंट लेवल पे कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए, या फिर डिफरेंट होनी चाहिए? हमारी टेस्ट की टीम डिफरेंट होनी चाहिए, ओडीआई की टीम, T20 की टीम, या फिर कैप्टनसी के फ्लॉज हैं? क्या वजह है और कहाँ पे हमें चेंज करना चाहिए, तब जाके हमें टेस्ट क्रिकेट में रिजल्ट्स मिलेंगे? हमें बड़ी मजबूत प्लानिंग की जरूरत है। हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव बनाना है बल्कि स्ट्रांग बनाना है। हमें हर शोबे के बैकअप प्लेयर्स चाहिए। हमारे पास एक स्पिनर था
यासिर शाह वही जितवा रहा था हमें। हमने कभी भी नहीं सोचा कि हम कोई और दूसरा लेग स्पिनर तैयार कर लें। फिर हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर एक आए नुमान अली, उनका हमें बैकअप अभी तक हमारे पास नहीं है। ऑफ ब्रेक बॉलर साजिद खान बहुत अच्छे आए, उन्होंने बांग्लादेश में आउट किए। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो इतनी अच्छी कारकर्दगी इसलिए नहीं दिखा सके क्योंकि कंड्यूसिव पिचेस नहीं थी, फिर वो बाहर हो गए। तो आपको कम से कम हर शोबे के 5-5, 6-6, 8-8 प्लेयर्स बैकअप में रखने पड़ेंगे और फिर इसी तरह अपनी टेस्ट की प्लानिंग अलग होगी। रेड बॉल के अलग प्लेयर होंगे और व्हाइट बॉल के अलग प्लेयर। और ये आपको पता होगा रिसेंटली एक मैच हुआ था, नसीम शाह और आई थिंक अबरार खेल रहे थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसमें कुछ 20 या 15 रन की दूरी थी और कैप्टन ने कॉल ऑफ कर दिया था। मतलब थोड़ी सी दलेरी भी तो होनी चाहिए ना शायद भाई। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच में इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका। तो वो जो डर और खौफ वाली बात है ना, वो डर और खौफ वाली बात हमें टीम मैनेजमेंट को निकालनी पड़ेगी, कप्तान के जहन से भी, खिलाड़ियों के जहन से भी, स्पिनर्स के जहन से भी। जाओ अटैक करो। इंग्लैंड देखिए किस तरह की क्रिकेट खेल रहा है। वो ब्रेंडन मैकलम ने उनको कह दिया कि हारो या जीतो मुझे कोई फर्क नहीं, अच्छी इंटरटेनिंग क्रिकेट खेलो। जो क्राउड देखने आता है मैच, उसको इंटरटेनिंग क्रिकेट दो। तो हमारी क्रिकेट उस वक्त तक सही नहीं होगी जब हम वो फियर फैक्टर नहीं निकालेंगे, जब हम अपने बैकअप प्लेयर्स नहीं बनाएंगे, हम अपनी मजबूत प्लानिंग नहीं करेंगे। अब आज हमारी टीम खड़ी है, फिर अगली टेस्ट सीरीज हमने श्रीलंका में खेलनी है, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलनी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का हमारा कोई प्लान ही नहीं होगा। हमें अभी से पता है कि ऑस्ट्रेलिया में हमारा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आने वाला। तो क्यों नहीं हम 3 साल आगे की प्लानिंग करें। मैंने खुद, आज मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, मैंने खुद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर एजाज चौधरी साहब से ऑस्ट्रेलिया में बात की। उन्होंने कहा मैं 20 से 25 प्लेयर को होस्ट करने के लिए तैयार हूँ। उन 20 से 25 प्लेयर्स को मैं 1 साल 1.5 साल रखूंगा ताकि वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से हम आहंग हो। हमारी कभी भी टीम, ए टीम कहाँ जाती है, हमारी टीम जिम्बाब्वे, हमारी ये टीम कहाँ जाती है बांग्लादेश, हमारी ये टीम कहाँ जाती है श्रीलंका। भाई इन मुल्कों से जाके हमारी ये टीम नहीं सीखेगी। हमारी ये टीम को जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, जहां जाके वो जीते। ये टीम आखिरी दफा 2009 में ऑस्ट्रेलिया गई थी, जिससे हमें उमर अकमल मिला, जिससे हमें सरफराज मिला, जिससे हमें अजहर अली मिला, वहाब रियाज मिला, काफी प्लेयर मिले थे। लेकिन जब तक आप अपनी ए टीम और जूनियर टीम है ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत सकते। शाहिद भाई ने बहुत बड़ी बात कर दी। और एमर, आपसे मैं थोड़ा सा एक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ भी जाता हूँ। 3.8 मिलियन जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने वाली टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट होना था। 1.6 मिलियन या तो ऑस्ट्रेलिया का नसीब होगा या फिर इंग्लैंड का, इंडिया का होगा। और $8 लाख आई थिंक मिलेंगे रनर अप टीम को। और पाकिस्तान 7वें नंबर पे फिनिश किया और $1 लाख मिला। ये आखिरी सवाल होगा, इसके बाद मैं एशिया कप की जानिब जाऊंगा। ये बताइएगा कि जब हम फाइनेंशियल वेल्थ की बात करते हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हम चीखते हैं जी कि हमारे साथ ज्यादती होगी। 5.75% हमें मिल रहा है, 38% इंडिया को मिल रहा है। यहाँ पे तो भाई परफॉर्मेंस के ऊपर पैसे मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस दें, ये पैसे ग्रैब कर लें। देखिए बात ये है कि सारी चीज़ें फिर मैं कहूँगा कि जुड़ी हैं आपकी अपनी परफॉर्मेंस के साथ। एक तो ये कि आपकी दुनिया में जग ऐसा इसलिए होती है कि आपके क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं होती और वो पॉलिटिकली नथी है। यानी कि जो पॉलिटिकल भी आपकी गवर्नमेंट होती है वो अपना मर्जी का बंदा लगाती है और वो जब चाहे वो हट जाता है। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिटिकल चेंज आपके कंट्री में आ जाए, इस वजह से दुनिया भी आपको शायद उस तरह से संजीदा नहीं लेती और फिर राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होता। इसी वजह से एफटीपी में आप उस तरह से शायद केस फाइट नहीं करते अपना कि हमें भी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट मिले। और फिर जब आपकी बोर्ड स्ट्रांग होगा, जब आपकी कारकर्दगी अच्छी होगी, तो ये सब चीज़ें खुद ही आपकी झोली में आ जाएंगी। यानी आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छी पोजीशन पे फिनिश करेंगे तो आपको वो उसका शेयर भी बेहतर मिलेगा। दुनिया में आप जीतना शुरू करेंगे अपने घर में। सबसे पहले हम तो पहली स्टेज पे है ना, दुनिया तो दूसरी स्टेज पे चली गई, जैसे इंडिया और मुल्क के बाहर जाके भी जीतते हैं। हम तो पहली स्टेज में भी फेल हो रहे हैं कि अपने घर में पहले जीतना शुरू करें, फिर बाहर जाके अच्छा करें। जब आप अपने घर में जीतना शुरू करेंगे और बाहर भी जाके अच्छा परफॉर्म करना शुरू करेंगे, सीरीज जीतेंगे, तो फिर दुनिया आपको खुद कहेगी कि आप आइए हमसे टेस्ट सीरीज के लिए। आप 2 नहीं, आप हमारे साथ 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए। आप इंग्लैंड जाए तो 2 मैच ना खेलें, आप कम से कम 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलें जैसे भारत खेलता है। तो इस तरह से फिर यह है कि आपको फाइनेंशियली भी फायदा होगा और आपका स्टेचर में भी आप ऊपर आते चले जाएंगे, क्योंकि टीम सबसे ज्यादा स्टेचर में वो ऊपर जाती है जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर रही होती है। उसी को क्रिकेट खेल के ज्यादा संजीदा लेते हैं। ठीक, शायद भी आपकी तरफ आऊंगा। एशिया कप के हवाले से भी अब बाज़ ये सुनाई दे रही है कि इसी रवां हफ्ते में एशिया कप का इजलास होना है। आपकी खबरें क्या कह रही हैं? क्या एशिया कप पाकिस्तान के बगैर होगा या फिर हाइब्रिड मॉडल, जो कि पहले लग ही रहा था, खबरें आ रही थी कि एक्सेप्ट हो गया, लेकिन एकदम से जो है वो उसकी भी खबरें आई कि हाइब्रिड मॉडल इंडिया बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, हठधर्मी उसकी बरकरार है। तो क्या कुछ होने वाला है एशिया कप में? देखिए इंडिया तो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान
एक भी एशिया कप के मैच की मेजबानी करे। और थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जल्दी कर दी। अगर वो वेट करते और ये कहते कि हाइब्रिड मॉडल अभी गया हुआ है, हाइब्रिड मॉडल मंजूर करने की जो बात की उससे मजीद भारतीय क्रिकेट बोर्ड नाराज हुआ, गुस्सा हुआ कि हमारी मर्जी के बगैर आपने कैसे ये खबर रिलीज कर दी या ऐसे इशारे दे दिए। उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। और फिर जय शाह उनके बड़े पावरफुल आदमी हैं, एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, वो नहीं चाहते कि यूएई में हो न्यूट्रल वेन्यू पर। और न्यूट्रल वेन्यू के लिए उन्होंने बांग्लादेश श्रीलंका को भी राजी कर लिया कि नहीं, वहां तो बड़ी गर्मी होती है, ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश स्विट्जरलैंड में अपने सारे मैच खेलता है सर्दियों में। उन्होंने कभी गर्मी में क्रिकेट ही नहीं खेली, या श्रीलंका ने कभी गर्मियों में क्रिकेट नहीं खेली। अब वो श्रीलंका को उन्होंने आगे कर दिया कि आपको हम होस्टिंग राइट्स देते हैं, आप होस्ट कराएं। पाकिस्तान चाहे हम थोड़े बहुत पाकिस्तान को पैसे दे देंगे, लेकिन श्रीलंका होस्ट करे। तो श्रीलंका में भी इतना अच्छा कोई वेदर नहीं होता। श्रीलंका में भी सितंबर में बारिशें भी होती हैं, गर्मी भी होती है। माशी सिचुएशन श्रीलंका की इतनी अच्छी नहीं है। उनको कोई गर्ज नहीं होगी उनके तमाशाइयों को कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है वो देखने जाएं। कम से कम यूएई में ये तो होगा कि जो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो अच्छा खासा स्टेडियम भर देंगे। लेकिन भारत अपनी मनमानी कर रहा है। अगर तो श्रीलंका में होता है तो पाकिस्तान को चाहिए कि बॉयकॉट करे, ना जाए, और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप पे अपनी बात तय करे। जो पाकिस्तान ने धमकी दी थी उसकी वजह से आप देख लें कि आईसीसी के ऑफिसर्स उड़कर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से उन्होंने बातचीत की। ऐसा नहीं था कि ग्रेग बार्कले के दिल में कोई मोहब्बत जागी हो पाकिस्तान के लिए और वो मोहब्बत में आए हो कि नहीं जी मैं तो मेंबर कंट्रीज का दौरा करता हूँ। कौन से मेंबर कंट्री का उन्होंने इससे पहले दौरा किया? वो दूसरी टर्म के पहले साल में, अगले साल वो उन्होंने रिटायर हो जाना है, 2 टर्म उनकी पूरी हो जाएंगी अगले साल। वो कभी किसी मेंबर मुल्क कंट्री नहीं गए, वो सिर्फ पाकिस्तान की धमकी पर आए थे। और पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप का इनेकाद भी बड़ा खराब हो जाएगा। अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान और भारत के मैच से। तो उसके ऊपर अगर पाकिस्तान अपना स्टांस स्ट्रांग लेगा तो इंडिया को पीछे हटना पड़ेगा। बजाय वो पीछे हटते दिखाई नहीं दे रहे एशिया कप के मामले में। ठीक। एमर, खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद इंडिया एशिया कप का ऐलान ये कर दे कि हम इन्हें एशिया कप करवाना नहीं है, और वो फिर जो पाकिस्तान का था ना कि हम एशिया कप अगर वो खेलने नहीं आएंगे तो हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। तो इंडिया शायद ये सोच रहा है जी कि हम अगर एशिया कप को ख़त्म ही कर दें तो फिर कम से कम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत जो है वो पक्की हो जाएगी। देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूं कि जिस तरह शाहिद भाई ने कहा कि अब स्टांस जो लिया गया है इस पे फर्म रहना चाहिए, क्योंकि देखिए भारत तो किसी तरह से नहीं चाहेगा कि आपकी क्रिकेट ग्रो हो। और भारत का जो उसका बेसिकली एजेंडा ही ये है कि यार पाकिस्तान में क्रिकेट अगर ये बड़ा टूर्नामेंट हो गया तो उनको फ़ायदा हो जाएगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो या चाहे वो एक इस तनाजुर में हो कि एक बड़ा उन्होंने एक टीमों को इंडिविजुअली तो होस्ट कर रहे थे लेकिन एक बड़ा टूर्नामेंट भी कुछ मैचेस यहाँ पर हो गए। तो अभी जो स्टांस लिया हुआ है मेरा ख्याल है कि अब जबकि नजम सेठी साहब ने ये स्टांस ले लिया है तो इससे पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। अगर हम इतना आगे जाके यानी ये स्टांस लेकर अगर पीछे किसी मौके पे हट जाते हैं तो फिर ये हमारी बड़ी जगहसाई होगी। इसलिए बहरहाल में पाकिस्तानी कौम भी इनके डिसीजन को बैक करेगी। और आईसीसी जिस तरह उन्होंने कहा कि उनके नुमाइंदों को आना पड़ा इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, तो पाकिस्तान को बिल्कुल फर्म रहना चाहिए अपने स्टांस में। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि फर्म रहेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर, कम सही लेकिन हासिल ज़रूर होगा। और भारत को ये पैगाम भी जाएगा कि भाई ठीक है, माना कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपकी चलती है, माना आप रेवेन्यू के मामले में आप बहुत बड़ी $बिलियन की इंडस्ट्री हैं, लेकिन कुछ से हमारी भी है, हम भी क्रिकेट में बड़े सुपरस्टार्स रखते हैं, हमारी भी क्रिकेट पे एक तारीख है। अच्छा, शायद भी आपने बाइकआउट की बात की थी, तो अगर बाइकआउट कर देते हैं, आपको पता है कि एक बहुत बड़ी विंडो खाली है। मई में हमने आखिरी दफ़ा 13 मई को आई थिंक आखिरी मैच हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उसके बाद से अब तक आप देख लें तो मतलब ये 4 महीने की विंडो है। फिर इसमें क्या बैकअप प्लान्स हैं पीसीबी के? कोई टूर करेंगे, किसी टीम को बुलाएंगे, कुछ तो करना होगा वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि वर्ल्ड कप तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे जाके खेलना है। कोशिश तो कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मुख्तलिफ बोर्ड से बात की है। ट्राई सीरीज के लिए भी बात कर रहा है पाकिस्तान, बायलैटरल सीरीज के लिए भी बात कर रहा है। और फिर न्यूजीलैंड ने भी इंदिया दिया है कि वो वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान आकर मैच खेलने की कोशिश करेंगे, सीरीज खेलने के लिए तैयारी का उन्होंने इंदिया दिया है। तो अगर वो आएंगे तो उनके लिए अच्छा होगा कि उन्हें भारत जैसी सिचुएशन, भारत जैसी कंडीशंस पाकिस्तान में मिलेंगी और वर्ल्ड कप के लिए उनकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खाली हाथ नहीं बैठा, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि कोई ऑल्टरनेट मिल जाए अगर एशिया कप नहीं होता तो। ये इतने जल्दी हो जाएगा जितने जल्दी में हम एशिया कप, लेट्स सपोज नेक्स्ट वीक में अनाउंस हो जाता है अगर कि एशिया कप हम नहीं खेल रहे, तो इतने जल्दी में कुछ सीरीज हो जाएगी कि जो हम जुलाई में या अगस्त में जाके होस्ट कर सकते हैं या फिर दौरा कर सकते हैं? हो जाएंगे, इसलिए कि बहुत से मुल्क फारिग होंगे वर्ल्ड कप से। कोई 20-25 दिन पहले अगर आपकी एक सीरीज हो जाती है तो आपको
थोड़े बहुत वार्म अप मैच भी, 2 यूजुअली वार्म अप मैच मिलते हैं मेगा इवेंट से पहले, वो वार्म अप मैच भी मिलेंगे और फिर आपको एक आध सीरीज भी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मिलेगी, जल्दी में ये सीरीज हो जाएंगी। और उन मुल्कों को ये एडवांटेज है कि उन्हें बिल्कुल इंडिया जैसी कंडीशंस मिलेंगी पाकिस्तान में। ठीक, शायद भी आखिर में एक सवाल करूंगा, उसके बाद हम आपको जो है वो बिल्कुल इजाज़त दे देंगे। ये बताइएगा कि अब ये जो बातें आ रही हैं इंडियन मीडिया से, वो तो इस तरह लग रहा है कि वो बड़ा इजी स्पॉट में, लेकिन पीसीबी के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बीसीसीआई के लिए भी कोई इजी नहीं है। बीसीसीआई जो है वो किसी ना किसी हद तक मुश्किलात में है पीसीबी के इस टास्क को लेके, और वो वर्ल्ड कप के हवाले से भी मुश्किलात में, और फिर आईसीसी को भी उन्होंने अभी तक टैक्स की छूट नहीं दी। तो बीसीसीआई को इतना कंफर्ट जोन में आप देख रहे हैं या वाकई वो मुश्किलात में है? नहीं, उनके लिए तो मसला होगा, जाहिर है। आप सारा पैसा लेके आए, लेकिन ब्रॉडकास्टर और इंटरनेशनल ऑडियंस तो यही कहेगी ना कि यार वर्ल्ड नंबर 3 टीम कहाँ है, बाबर आजम वर्ल्ड का बेस्ट ओडीआई बैट्समैन वो कहाँ है, इमामुल हक, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान कहाँ है। तो हमें अपने घर को भी ऑर्डर में करना होगा। हमारी क्रिकेट अच्छी होगी, हमारी टीम मजबूत होगी, तो फिर दूसरे मुल्क जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को जगह दें और पाकिस्तान को खिलाएं। हम T20 की बहुत अच्छी टीम है, हम ओडीआई की बहुत ही अच्छी टीम है, तो हमारे बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट यकीनन सफर करेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ी तफसीली बात हुई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से और उसके अलावा एशिया कप के हवाले से उनसे बात हुई। अहमद नजीब सत्ती हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब बात होगी शो में T20 ब्लास्ट के हवाले से। T20 ब्लास्ट में पाकिस्तान के सुपरस्टार्स वहाँ पे खेल रहे हैं। नसीम शाह हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, शादाब खान हैं, जमान खान हैं, आई थिंक शान मसूद खेल रहे हैं, हैदर अली वहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन कुछ तशवीश का इजहार किया जा रहा है। 10 जून से कैंप स्टार्ट है। एक तो ये कैंप में शामिल नहीं होंगे, इनको छूट मिली है कि आप कैंप में शामिल ना हो, आप काउंटी खेलें। उसके बाद तशवीश ये जाहिर की जा रही है कि इनको शायद इंजरीज़ जो है ना उनका सामना करना पड़ सकता है। तो इमर, ये बड़े सवालात उठ रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से और क्रिकेटर्स के हवाले से कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं विटेलिटी ब्लास्ट में खेल रहे हैं, उनको इंजरी भी हो सकती है। यार एक तो आती है ये सोशल मीडिया के जो एक्सपर्ट बन जाते हैं ना, ये सारा दिन ओ भाई जी वर्कलोड मैनेज, कौन सा वर्कलोड? शाहीन अफरीदी जब पहली बार इंजर्ड हुए थे लास्ट ईयर, क्या वो वर्कलोड की वजह से इंजर्ड हुए थे? वो फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हुए थे। ये जवानी की एज है भाई, ये पीक ईयर्स होते हैं उनके क्रिकेट के, जिसमें वो बात यह है कि अगर आप वनडे क्रिकेट ज्यादा खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेल रहे हो, जिसमें आपकी बहुत जोर लगता है, जान लगता है, एक्सट्रीम कंडीशन में खेल रहे हो, फिर आप कहें जितने ओवर आप T20 क्रिकेट में करते हैं इससे ज्यादा तो रोज एक बॉलर अपने आप को फिट रखने के लिए नेट में बॉलिंग करता है रोज। वो क्या आप ये कहते हैं कि वर्कलोड मैनेज के लिए नेट में बॉलिंग बंद कर दो? तो ये क्या बात हो गई यार? ये कौन लोग हैं ये बात करते हैं? 4 ओवर कर रहे हैं। अगर उसने 10 दिन में 7 से 8 मैच खेले तो कितने ओवर किए? 4 ओवर किए। कितना को जोर लगता है फास्ट बॉलर का? आपके जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, दिन में कोई 10 ओवर करता था टेस्ट क्रिकेट, 15 ओवर, टेस्ट क्रिकेट भी ज्यादा होती थी, वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी ज्यादा खेलते थे, वो क्यों नहीं इस तरह से अनफिट होते थे? बात यह है कि यार शाहीन अफरीदी ये यंग है, उसको कोई इस तरह का वर्कलोड का इशू नहीं। या तो उसकी पहली इंजरी वर्कलोड की वजह से हुई होती है और मेडिकल रिपोर्ट में कहा होता है कि इसका वर्कलोड मैनेज करें, जो टीम का फिजियो है। ये जो मंजन बेचते ना टीवी में आके, वर्कलोड कम करें, वर्कलोड कम करें, वर्कलोड भाई आपने मेडिकल, आप डॉक्टर हैं, आपने मेडिकल रिपोर्ट देखी है शाहीन अफरीदी की? जो टीम के साथ जो मेडिकल पैनल होता है, या तो वो लिख के दे कि भाई मैं रिकमेंड करता हूं कि शाहीन अफरीदी इतनी क्रिकेट खेले, इसका वर्कलोड मैनेज करना है, फिर तो एक ऑफिशियल वर्ड है कि आप कहेंगे जी वर्कलोड मैनेज करना है। बस ये आके ना 3 का पता ना 13 का पता जी वर्कलोड मैनेज। वाली बात मिकी ऑथर ने भी की है कि सर वो एक्सपर्ट आदमी है, उसने प्लेयर मैनेज किए हैं। ऐसा थोड़ी है सोशल मीडिया पे मुंह उठाया और लेकिन एक थोड़ी सी ज्यादती हो रही है। वो ज्यादती हो रही है कि 10 जून को अगर तमाम तर क्रिकेटर्स को बुलाया गया है तो बुला ले इनको भी। 6 से 7 मैच तो खेल चुके हैं अभी। असल में उसमें हसनैन देखो फायदा क्या है, बेसिकली ये बड़ी जो इंग्लैंड का जो सेटअप है ना, वहां पे बहुत आउटस्टैंडिंग कोचिंग स्टाफ होता है। सिर्फ प्लेयर खेल नहीं रहा होता, उसकी देखें फूड न्यूट्रिशनिस्ट भी उनके साथ होता है, फिजियो भी उनके साथ होता है, और हर तरह की सपोर्ट, उनका बड़ा जबरदस्त सपोर्ट स्टाफ होता है। तो ये प्लेयर जो होते हैं ना बहुत कुछ गेन कर रहे होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि पैसे के लिए खेल रहे हैं, आप बंदा तो उठेगा कहेगा कि पैसे, ये बहुत कुछ गेन कर रहे होते हैं। कोई बात नहीं अगर इन्होंने ये कैंप ना भी अटेंड किया या उसके बीच में कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ उनका कोई क्रिकेट का हर्ज नहीं हो रहा, वहां पर वो बहुत कुछ सीख कर आएंगे। हैदर अली ठीक है T20 में उसने भी एक बड़ा स्कोर किया, बाकी वो स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वहां सपोर्ट स्टाफ बहुत अच्छा है, वो उस पर हो सकता है काम करे, थोड़ा वर्कआउट करे। और बाकी ये है कि यार हैदर अली पे वर्कआउट कर दें प्लीज। हाँ करना पड़ेगा, उन पे कर दें, हम पे बहुत बड़ा एहसान हो। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा ही है, सुना ही है कि हैदर अली बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कभी विटनेस नहीं हो सका जब से उन्होंने जर्सी पहनी है। देखें बात यह है कि जब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहा था ना हैदर अली, तो प्रॉपर क्रिकेट खेलता था जैसे एक प्रॉपर बैट्समैन क्रिकेट। अब वो टुल्लीबाज है। जब वो PSL में आया ना, तो वो जी उसको टुल्ला बना दिया कि फौरन से लेफ्ट लेग क्लियर की तो मारो, ये होता है टुल्ला। ठीक है, मैं इस पे कोट करूंगा बात,
पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज साहब की। वो कह रहे हैं कि यार एक मैच हो रहा था, मैं भी उस टीम का हिस्सा था, तो जनाब लेफ्ट लेग पहले ही गए, ओपनर गया तो शुरू में ही ना जाते लेफ्ट लेग क्लियर करके छक्का मारता है तो कोच तालियां बजाता है कि क्या बात है। मैंने कहा यार आप ये क्या कर रहे हैं, लड़का वो खराब पहली कर रहे हैं। गेंद पे वो अपनी शेप लूज कर रहा है। शेप लूज करने का मतलब ये होता है कि यार आप जिस शेप में आगे का बॉल आगे खेलें, पीछे का बॉल पीछे खेलें, ये नहीं कि आपने पूरी बॉडी यूं करके खोल दी है, पहली गेंद में से टे बॉल में छक्के मारते हैं। तो बात यह है कि उसकी बेसिक्स का मसला है। हैदर अली की बेसिक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ठीक होंगी, सब्जेक्ट टू के राइट कोई अच्छा कोच उसको मिले यहाँ पर, चाहे वो एनसीए में मिले, चाहे वो जिस रीजन से या डिपार्टमेंट से वहां मिले, ताकि इसके ये बेसिक ठीक करें। यार यदि ना सदी कभी जी लाते थे प्लास्टर करा दो, प्लास्टर करा दो, हिले ना यानी तू बंद के रखना है। जैसे वो मोहम्मद यूसुफ कहते हैं ना कि जो बॉब वुलमर थे पाकिस्तान के कोच, कि मेरा ये मसला था कि मैं फ्रंट फुट पे जल्दी आ जाता था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने एक ड्रिल कराई थी कि तुमने ये बॉल बताना किस कलर की है, जब वो बॉलिंग मशीन से निकलेगी तुमने नाम बोलना है और फिर तुमने शॉट खेलना। उसका फायदा ये हुआ कि वो जो जल्दी चले जाते थे उनको वेट करना पड़ता था इनके, तो इसलिए इस तरह की कोई ड्रिल जो भी जो एक्सपर्ट है वो कराएं। शॉर्टली मुझे ये बताइए कि T20 वर्ल्ड कप के हवाले से अब खबरें आ रही हैं, 2024 में होना था, आई थिंक उसको भी 10-11 महीने अब रह गए कि वो विंडीज में भी नहीं होगा और साथ यूएसए में होना था वहां पे भी नहीं होगा। तो क्या वजह है कि आईसीसी भी मेरा ख्याल है अपने सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट्स की वजह से थोड़ा सा मुस्तहकम हो रही है, कोई प्लानिंग आईसीसी की भी नजर नहीं आ रही है। आप देखें ना फीफा में अगर देखा जाए तो कितना ज्यादा शोर और गुल होता है। 4 साल पहले या 8 साल पहले भी वो कभी कभी जो है ना वो पर्चियाँ निकाल के अपने होस्ट के राइट्स दे देते हैं। अभी कतर में कितना जबरदस्त इवेंट हुआ, हमारे यहाँ असल में ये T20 ने शायद मामलात खराब कर दिए आईसीसी के। बात यह है कि आईसीसी का क्या मुकाबला फीफा तो प्रॉपर एक फेडरेशन है जो एक तरीके से चलती है। आईसीसी को देखो जी, फलाना मुल्क रेवेन्यू ज्यादा दे रहा है उसी की चलेगी। यार आईसीसी सलूट है भाई तुम्हें, आईसीसी सलूट है मेरी तरफ से, ये इसमें एबीएन के प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं। ये जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, ये तुम खेल को तबाह कर रहे हो, तुम खेल के साथ ज्यादती कर रहे हो। आईसीसी तुम ज्यादती कर रहे हो, और एक वक्त आएगा कि ये प्लेइंग नेशन कहेंगे ये आईसीसी नहीं, ये इंडियन क्रिकेट लीग है। और आज तुम राइट्स देते हुए तुमने नहीं सोचा कि वेस्ट इंडीज का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेरिका का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। कमाल हो गया यार। वाह जी, एमन नजीब सती साहब, जिनको शायद आशमी साहब ने भी कहा था कि ये जज्बाती हो जाते हैं और आज एक दफा फिर आईसीसी पे जज्बाती हो गए। चलते हैं केपीएल फीडर ने आज कुछ बात की है वहाँ के मुंतजिमीन से भी, प्लेयर से भी, वो सुनते हैं और उसके बाद फिर एमन नजीब सती साहब की तरफ आते हैं और इनसे कुछ सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। स्पोर्ट्स जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें हमने हर साल केपीएल से पहले एक लीग करवानी है जिसे फीडर लीग का नाम दिया गया है। हमारे जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, इस 10 डिस्ट्रिक्ट की टीम बनेगी और वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो आज़ाद कश्मीर में क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग का ड्राफ्ट है, वो उसमें ड्राफ्ट में जाएंगे वो और कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा बनेंगे। जो इन्होंने चीज़ एक इंट्रोड्यूस करवाई है ये बहुत बेहतर है, और इसमें हम देख रहे हैं कि जो क्लब लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनको पूरा चांस मिल रहा है। तो ओवरऑल कश्मीरी बच्चे वैसे ही बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन स्पेशली मैं बाग के लिए बात करूंगा कि यहाँ के बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं। ये सरकारी सतह पे ही है, चूँकि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व है और स्पोर्ट्स बोर्ड आज़ाद कश्मीर इन्वॉल्व है और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जितने भी हैं वो इन्वॉल्व हैं इसमें। इससे बहुत बेहतर जो है ना वो टैलेंट सामने आएगा, और सच्ची बात यह है कि पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ये करवा रहे हैं और उनकी यानी 10 डिस्ट्रिक्ट की टीम बनेगी और उससे एक बेहतर टीम जो है ना केपीएल में कश्मीर की नुमाइंदगी करेगी इंशाल्लाह। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से जो बच्चे आगे जाएंगे वो केपीएल खेलेंगे, और उसमें यह है कि यहाँ से आगे फिर पाकिस्तान के लेवल तक बच्चे जाते हैं, जो मतलब आगे जाके अपना पीएसएल भी खेलते हैं, पाकिस्तान की टीमों में जाते हैं। मेरा नाम अयान अलवी है, मैं यहाँ पे ट्रायल देने आया हूँ केपीएल के लेग स्पिन राइटर। इस तरह की जो लीग है फीडर लीग, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और इस तरह के आगे और भी इस तरह की और अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए हमारे जो यंगस्टर्स हैं कश्मीर के, और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। जहाँ तक बात रही कि मेरिट पे हो रहे हैं, वो तो जब लिस्ट आएगी तो फिर ही पता चल जाएगा कि मेरिट पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम जैसे जितने भी यंगस्टर हैं उनको अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए एक लाइन मिल चुकी है, जिसकी बुनियाद पे वो केपीएल में जाएंगे और आगे अपना फ्यूचर पीएसएल में और पाकिस्तान टीम के लिए देखेंगे। तो एमर, ये देखिए आपने रिजवान भाई साहब गए थे और उन्होंने आज गपशप लगाई है कश्मीर की जो फीडर लीग हो रही है, तो हाउ इम्पोर्टेंट दैट फीडर लीग इज़, और स्पेशली देखिए बाग जैसे इलाके में ये फीडर लीग के ट्रायल्स हो रहे हैं और इसका कोई फ़ायदा भी होगा क्योंकि आप केपीएल के साथ एसोसिएट भी रहे। देखिए बात यह है कि आरिफ मलिक साहब और बाकी जो शहजाद चौधरी साहब, साकिब रहमान साहब, ये सारे लोग जो हैं इनकी बड़ी एफर्ट्स हैं, और बाकी सब दोस्तों के भी। देखिए मुझे बताएं, लोग तो बात बहुत सारी करते हैं ना मीडिया पे बैठ के, मुझे आप बताएं कि आज़ाद कश्मीर की पूरी हिस्ट्री में किसी ने कोई ऐसा टूर्नामेंट कराया? मसला हमारे लोगों का ये है कि यार जो कराता है उसमें से कीड़े निकालते हैं, कराते खुद भी कुछ नहीं है। एग्जैक्टली।
आज़ाद कश्मीर के बच्चों के लिए जो ये प्लेटफॉर्म मिला है कि यार इंटरनेशनल लेवल की ब्रॉडकास्ट हुई लास्ट 2 सीजन में, इतने बड़े बड़े कमेंटेटर आए, इतने बड़े बड़े नाम एसोसिएट हुए, इतने बड़े सुपरस्टार से उनको ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिला, फाइनेंशियली फायदा हुआ। और सिर्फ ये नहीं है, आप देखिए मुझे बताएं कि ये फीडर लीग हो रही है जिसकी वजह से टैलेंट पहले नीचे लेवल पर टैलेंट को सामने लेकर आएंगे, इसमें बच्चे उभरेंगे, उन्हीं को फिर केपीएल का पार्ट बनाया जाएगा। तो उसमें फायदा मुझे बताएं किसका, कश्मीर के बच्चों का है कि नहीं है? जमान खान कहां से इसको हाईलाइट हुआ था? सलमान इरशाद जो था वो आया लेकिन वो कहीं अंधेरों में खो चुका था, लेकिन फिर से केपीएल ने उसको जो है एक बूस्ट दिया। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूं कि आरिफ मलिक साहब इज अ मैन ऑफ अ ग्रेट विजन, एक जबरदस्त आदमी है और वो बड़ा, उन्होंने देखा है वो सिंध प्रीमियर लीग के साथ भी जो एसोसिएटेड हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह अगस्त में होती हुई दिखाई देगी। तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत ही गेम चेंजिंग इनिशिएटिव है कश्मीरी बच्चों के। अच्छा, ये जो सवाल एक खड़ा होता है क्योंकि आप केपीएल के साथ एज ए कंटेंट हेड भी रहे हैं और काफ़ी आपकी सर्विसेज हैं, फीसिस के भी कुछ प्लेयर्स शिकायत करते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि सारों के रिलेशंस हैं, जिस तरह हमारे रिलेशंस हैं केपीएल के मैनेजमेंट के साथ। तो ये क्यों होते हैं, इसकी क्या वजह है और इसको कम किया जाएगा? जी बिल्कुल, हम इस पे सब प्लेयरों को कंपनसेट किया जाएगा। इस पे लास्ट ईयर भी हमने उनके कुछ शिकायत थी, उनको हमने उसका अजाला किया था। और क्योंकि पता है कि जब एक लीग चल रही है तो उसमें बहुत सारे खराजात होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, तो पैसों की देर सवेर हो जाती है इस तरह की लीग क्रिकेट में, क्योंकि ये हम बहुत सारा स्टेक इन्वॉल्व। आप यकीन माने कि इतना खुद जेब से पैसा लगाना पड़ा, यानी कि सिर्फ ये कि कश्मीर के बच्चों के प्लेटफॉर्म मिले, लेकिन इंशाल्लाह जिनकी जो शिकायत है उसका ज़ाला किया जाएगा। अमर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अमर नजीब सत्ती के आपने तज्जियात सुने, ठंडे गर्म तज्जियात होते हैं, अमर जज्बाती भी हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ये अच्छी जगह पे जज्बाती होते हैं क्योंकि वो जगह होती है जहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमारी क्रिकेट को इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, अमर भी हमारे साथ मौजूद होंगे और कुछ और पैनलिस्ट भी होंगे जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के हवाले से आपके साथ 2-3 दिन ज़रूर रहेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।